गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करें। चलिए अब खिस्सा बंद कीजिए और सुनिए पहले। आज के क्लास की इंटेंसिटी को पहले समझ लीजिए। क्लास बहुत उलझा हुआ क्लास होगा। चीजें बहुत अटपटी टाइप से मिलेंगी, बहुत ज्यादा टेक्निकल और कंसेप्चुअल। तो कोशिश करेंगे बात नहीं करने का और एक एक बात को समझने का। ये वाला चीज समझ जाओगे तो आगे समझना आसान हो जाएगा। ये नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर जो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर टिका हुआ है और लॉ समझना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा ध्यान से देखने का। यहाँ पिछला दिन जो हेडिंग आप डाले हुए थे क्या था? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो लोग आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं वो पहले आप पिछला लेक्चर कर लीजिए इसका, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सुनना ध्यान से। पिछला दिन हम माने थे कि ए बी, याद है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा माने थे ना? जो हेडिंग डाले हुए हैं, हेडिंग डाले हुए हैं, आप दोबारा मत डालिए हेडिंग। यहाँ से बस हम शुरू कर रहे हैं, शुरू करें तो हम हेडिंग डाल दिए। देखो इधर, अब लिखना भी कुछ नहीं है। मान लो कि ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जिसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से हो रहा है। ये टूट के दे रहा है ए प्लस और बी माइनस। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी एक कंपाउंड है जो कैसा कंपाउंड है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसके बारे में कल ऑलरेडी हम चर्चा किए हुए हैं। अब बताइए, हम टी बराबर जब जीरो लेंगे, टी बराबर जीरो का मतलब आप समझते हैं ना, प्रारंभिक मोल या प्रारंभिक सांद्रण। तो मान लो कि हम प्रारंभिक सांद्रण ए बी का ले लिए सी, यानी किसी बर्तन में पानी है, उस पानी में ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट हम डालें जहां पर ए बी का सांद्रण कितना है? सी। सांद्रण जिसको आप मोलारिटी कहते हैं, जिसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जब टी बराबर जीरो, यानी पानी में भी आप डाले ही हैं, अभी वो टूटा नहीं है। तो जब टूटा ही नहीं तो ए प्लस और बी माइनस बना ही नहीं, और जब बना ही नहीं तो ये जीरो और ये जीरो। ठीक है यहां तक? अब देखिए, लिखिएगा नहीं, लिखिएगा तो बाद में दिक्कत होगी आपको खुद। अब हम लिखते हैं चेंज। चूंकि कल आपको बताया गया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है, जिसके कारण वह साम्य अवस्था को हासिल करता है। तो साम्य अवस्था को हासिल करने में जो भी समय लगेगा उस दौरान इस सांद्रण में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन को हम माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स से दर्शाते थे, याद है? अब इसके दर्शाने का तरीका बदल जाएगा। अब हम x से दर्शाएंगे नहीं। अब जहां जहां आप x लिखते थे ना, वहां लिखाएगा माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। इधर यदि गुणांक होता, कुछ कॉफिशियंट होता, तो दो मतलब माइनस टू सी, जैसे यहाँ पर मान लो दो होता तो लिखते माइनस टू सी अल्फा, यहाँ तीन होता तो लिखते प्लस थ्री सी अल्फा, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम x के जगह किस चीज का यूज कर रहे हैं? सी अल्फा का। तो आपको लगा होगा कि बात बदल गया, लेकिन बात कुछ बदला उदला नहीं है। जो पहले था वही अब भी है, खाली लिखने का तरीका बदल गया। लेकिन पूरा उम्मीद है कि आप इस बात को समझ नहीं पाए होंगे कि हम x को ही सी अल्फा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आप x कहिए या आप सी अल्फा कहिए, दोनों बात बराबर है। अब देखिए कैसे बराबर है। आप इसको क्या कहना चाह रहे हैं? x ना? ठीक है, चलो हम x ही मान लेते हैं। ये बताओ, सी में कितना खर्च हुआ इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते? x।
तो सी लिए तो उसमें खर्च हुआ कितना, एक्स। तो बताइए यदि हम एक लेते तो कितना खर्च होता, एक लेते तो कितना खर्च होता, एक्स बाय सी, एक्स बाय सी। तो सी में खर्च होता है एक्स, तो एक में खर्च कितना होगा, एक्स बाय सी। और एक में जो खर्च होता है उसी को ना अल्फा कहते हैं, यही तो कल पिछला दिन बताया गया था। तो बताइए यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स बाई सी, हाँ या ना। तो बताइए एक्स बराबर सी अल्फा या अल्फा सी, नहीं हुआ। तो जो एक्स है वही सी अल्फा है, जो सी अल्फा है वही एक्स है, खाली टर्म थोड़ा सा बदला है, लिखने का तरीका बदला है, तो इसी को समझना पड़ेगा। क्या क्लियर है ये। तो आज के बाद इस पूरे चैप्टर में जब भी हम चेंज लिखेंगे तो हम एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी अल्फा। चलिए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको हम मैंने सी अल्फा कहे हैं ना। अब जरा बताइए तो अल्फा का मान एक कब होता है। देखो अल्फा जो है क्या बतलाता है, अल्फा तो खर्च को ही ना बतलाता है, और एक्स खर्च ही है। तो एक्स को ही हम सी और अल्फा के टर्म में लिखने जा रहे हैं। बताइए तो एस एक अल्फा का मान एक कब होता है, अल्फा का मान एक तब होता है जब जितना लिए उतना खर्च हो गया। अब जरा बताइए कि जितना लिए उतना खर्च हो गया, यानी सी लिए सी खर्च हो गया, तब ना हम कहेंगे कि अल्फा का मान एक है। तो आप ही जरा देखिए ना कि यदि आप सी अल्फा लिखिएगा तो अल्फा का मान एक हो जाएगा। अल्फा का मान जैसे ही एक होगा बस चेंज हो जाएगा माइनस सी, लिए सी खर्च हुआ सी, यानी पूरा का पूरा खर्च हुआ। अब समझ में आया कि काहे वो एक्स के बदले वो सी अल्फा लिखाया हुआ है। तो एक गौर से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ क्लू मिलेगा वहां से, मैथमेटिकल चीजों से। और आज का पूरा क्लास देखिएगा, एक भयानक कंसेप्चुअल है। आपका दिमाग भटका गए, आप गड़बड़ा गए। तो क्या उम्मीद करें कि आपको ये बात अब समझ में आ गई। यदि किसी को ये समझना हो कि ये कैसे एक्स लिखाया है तो हम साइड में लिख देते हैं, आप जब उतार रहे होंगे रफ में तो आप ये सब उतार लीजिएगा साइड से। सी में खर्च हुआ था कितना, सी में आप खर्च कितना करते हैं एक्स, तो एक में कितना खर्च करेंगे, एक्स बाई सी। और एक में जो खर्च होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी अल्फा बराबर एक्स बाई सी, यानी एक्स बराबर सी अल्फा। तो जहां जहां अब हम एक्स का यूज करते थे वहां वहां अब सी अल्फा का यूज करेंगे। ये रिएक्टेंट है तो माइनस लिख दिए, ये प्रोडक्ट था तो प्लस लिख दिए। कॉफिशियंट यदि यहाँ टू रहता तो यहाँ माइनस टू एक्स से खर्च करते, तो सी अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो माइनस टू अल्फा से खर्च करेंगे। अब ये सब बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तब आप पेशेंस रखिए 5-10 दिन। बताइए अब, सॉरी, जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अब कितना होगा, था सी, था सी, खर्च हो गया सी अल्फा, तो ये बचेगा सी माइनस सी अल्फा। ये जीरो प्लस सी अल्फा यानी सी अल्फा, ये जीरो प्लस सी अल्फा यानी ये भी सी अल्फा। समझे। इसमें सी कॉमन होगा क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू 1 - अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, उतारिए तो। स्टेप वाइज उतारते जाइए, और जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो तुरंत बोलिए, क्योंकि जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो जाएगा उसके बाद दिक्कत रह जाएगा, उसके बाद आप ना आगे समझेंगे ना वहां से कुछ कर पाएंगे आप। तो स्टेप वाइज उतारते जाइए, बोलते जाइए, इससे दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि परेशानी होगी तो हम देख लेंगे। इधर हम रफ वर्क कर रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, सी में खर्च होता है एक्स, तो एक में खर्च होगा एक्स बाई सी। एक में जो खर्च होता है उसी को अल्फा कहते हैं, अतः अल्फा बराबर एक्स बाई सी, एक्स बराबर सी अल्फा। तो ये रफ है, आप ऐसे भी समझ लीजिएगा यदि साइड में लिख लेंगे तो।
क्या आगे बढ़े? यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, साम्यावस्था तक पहुंच चुका है और इक्विलिब्रियम पर हम सबका सांद्रण सी और अल्फा के टर्म में निकाल चुके हैं। तो बताइए इसके इस रिएक्शन के लिए केसी का मान नहीं निकाल सकते हैं अब? तो केसी का मान तो तब ना निकाल सकते हैं जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखें। बताइए तो एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा केसी का? चलो एक स्वर में सब लोग बोलेगा, बोले क्या लिखेंगे? केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कॉफिशिएंट कुछ रहेगा तो वो पावर बनेगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए नहीं, ए प्लस आयन का सांद्रण, तब तो आयनिक इक्विलिब्रियम है। कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस बटे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है ये। अब ए प्लस का सांद्रण है सी अल्फा, बी माइनस का सांद्रण है सी अल्फा और ए बी का सांद्रण है सी इंटू 1 - अल्फा। तो इस वैल्यू को हमको पुट कर देना है। बताइए यहां से केसी बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे सी अल्फा गुना सी अल्फा बटे सी इंटू 1 - अल्फा। यहां एक सी से एक सी कट जाएगा क्या? एक सी से एक सी काट दो, तो केसी बराबर क्या बचा? अल्फा स्क्वायर और सी, यानी हम इसको लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 - अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लीजिए आप भी। ये दूसरा स्टेप हुआ खत्म। पूरा क्लास में नहीं खत्म होगा तो कहे खत्म, भी शुरू हुआ है अभी। एक एक टर्म पर फोकस कीजिएगा, कहीं भी उलझेंगे तुरंत बोलिएगा। तो यहां से हमको केसी का मान निकल गया है सी और अल्फा के टर्म में। इसको आप घेर दीजिए। जिसको भी हम घेरते हैं वह एक फॉर्मूला बन जाता है। ये याद रखिएगा, जब पढ़ाने का मेरा जो तरीका है उसमें यदि हम किसी चीज को घेर रहे हैं तो ये बाद में न्यूमेरिकल बनाने में आपकी मदद करेगा, इसी फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल जाएगा। लेकिन अभी बातें इसमें बहुत सारी हैं, बहुत सारा इक्वेशन घेराएगा इस तरह से। आइए अब कुछ विशेष बातों को देखें। ये दूसरा पार्ट था, क्या इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक में? नहीं। अब इधर सुनो, तुम एक चीज बताओ कि, नहीं हिंदी में लिख देते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए ही ना हम काम कर रहे हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आपको पिछला दिन बताया गया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा जो होता है ना वो एक से बहुत 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 कम होता है। नहीं बोला गया था कि 1000 2000 में 2 गो 3 गो टूटता है? इसका मतलब है कि वो ना के बराबर टूटता है। इसका मतलब अल्फा इज एक्सट्रीमली लेस देन 1। किसी का अल्फा 1 हो मतलब पूरा का पूरा टूटा, किसी का अल्फा 0.5 हो तो आधा टूटा, और किसी का अल्फा 0 है तो टूटा ही नहीं, और किसी का अल्फा 0.00001 है, इसका मतलब टूटा है लेकिन बहुत कम। दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा कुछ इसी टाइप का होता है। अच्छा, कल एक आदमी लाइव क्लासेस में पूछ रहे थे या शायद बाद में कमेंट किए थे कि सर यदि 50% यदि टूटा 50-50% तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल या प्रबल? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब आप कह ही रहे हैं कि 50-50% टूटेगा तो इसमें दुर्बल और प्रबल बोलने वाली बात नहीं है। यदि आप दुर्बल और प्रबल बोलते हैं तब आप अल्फा का चर्चा मत कीजिए, और यदि आप अल्फा का चर्चा कर रहे हैं तो फिर दुर्बल और प्रबल मत बोलिए। क्यों? क्यों ये बात हम बोले वो सुनिए। हम यदि आपसे कहते हैं कि कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो आपके दिमाग में ये आता है कि अच्छा कोई ऐसा वैद्युत अपघट्य होगा जो बहुत अधिक मात्रा में जल में टूटेगा या पूरा का पूरा टूटेगा। अब हम आपको कहते हैं कि कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा कोई ऐसा है जिसमें जो 1000 2000 में का दो टूटेगा। तो आप जरा सोचिए कि आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन लाते हैं, एक सोच लाते हैं कि प्रबल बोले तो ज्यादा से ज्यादा टूटेगा और दुर्बल बोले तो कम से कम टूटेगा।
और यदि हम आपको कहें कि एक एक वैद्युत अपघट्य है जिसके अल्फा का मान 0.5 है, तब आप सोच क्या लगेगा? तब तो हम आपको कहिए रहे हैं कि जितना लीजिएगा उसमें 50% टूटेगा, 50% नहीं टूटेगा। तो उसमें दुर्बल और प्रबल बोलने की क्या आवश्यकता है? जो बात स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 50% टूटा, 50% नहीं टूटा। दुर्बल और प्रबल का इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि पानी के अंदर कौन ज्यादा टूटता है, कौन कम टूटता है। जब अल्फा का मान ही दे दिया तो फिर सोचना क्या है? तब तो एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो आप बोल रहे हैं। इसीलिए आप जब ये पूछते हैं ना कि 50-50% टूटेगा तो उसको हम प्रबल बोलेंगे या दुर्बल बोलेंगे, तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। एक ऐसा वैद्युत अपघट्य जो 50% टूटता है, 50% नहीं टूटता। इसमें आपको दुर्बल और प्रबल बोलने की आवश्यकता कहाँ है? समझे हम क्या बोल रहे हैं? इस सब कुछ चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिए। एक्चुअल में देखो अल्फा क्या है। अल्फा एक संख्या है जो हमको बतलाता है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य, चाहे वह दुर्बल हो चाहे वह प्रबल हो, पानी में कितना टूटता है, कितना परसेंट टूटता है। जैसे अल्फा का मान 1 यानी 100% टूटता है। अल्फा का मान 0.5 50% टूटता है। अल्फा का मान 0.2 20% टूटता है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ ऐसा चलता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान क्या होता है? 1 से काफी काफी कम होता है। चलिए हम एक मान कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि एबी के लिए अल्फा का जो मान है वह 0.001 है। पहले आप ये बताइए कि यह संख्या बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है? यह संख्या बहुत छोटी है। चलिए अब कुछ कैलकुलेशन रफली समझते हैं, इसको उतारना नहीं है, समझिएगा। बहुत जटिल चीज है जो पढ़ा रहे हैं आपको, जल्दी दिमाग में अटता नहीं है। बताइए, एक में यदि हम इस संख्या को घटा दें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लगभग एक ही के बराबर होगा? अच्छा, एक में यदि हम इस संख्या को जोड़ दें तो भी ये एक के ही बराबर होगा। तो एक में एक बहुत छोटी संख्या को जोड़ दें या एक एक में किसी बहुत छोटी संख्या को घटा दें तो इस वैल्यू पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां पर 1 माइनस अल्फा है और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से काफी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर होगा कि नहीं? समझे क्यों बराबर हुआ सो? क्योंकि आप देखिए ना कि अल्फा का मान जब 1 से काफी कम था तो उसको 1 में हम घटाए तो भी वो लगभग 1 हुआ, 1 में जब हम जोड़े तो भी वो लगभग 1 हुआ। और यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं कि कितना होगा तो ये होगा 0.9999, कुछ इसी तरह का वैल्यू निकलेगा। हो सकता है का और 9 हो। अच्छा, इसको यदि जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? 1.00001 301, यही ना होगा? ये क्या लगता है, 1 से बहुत बड़ा हो गया? तो ये तो लगभग एक ही है, ये भी लगभग एक ही है। आई बात समझ में? तो जब एक बड़ी संख्या में एक बहुत ही छोटी संख्या को आप घटाते हैं या जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो सीधे बड़ी संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम अभी हम यहां पर कर रहे हैं। तो 1 माइनस अल्फा को हम लगभग 1 माइनस अल्फा को हम लगभग 1 लिख दिए क्योंकि हम यहां पर अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिए। लेकिन जरा बताइए, तो यहां पर हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऊपर पर? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर में है इसलिए नहीं, क्योंकि वह सी के साथ गुना में है। प्लस माइनस रहता तब नहीं इग्नोर करते। अच्छा जरा सोचिए कि एक को हम गुना कर देते हैं 0.0001 से, अब इसको क्या एक आप लिख दीजिएगा? गलत हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा 0.0001। तो किसी छोटी संख्या से गुना कर दो या किसी छोटी संख्या से भाग दे दो तो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा वैल्यू में। तो उस वैसी स्थिति में आप नेग्लेक्ट कब करेंगे अल्फा को? जब प्लस रहे या माइनस रहे। आप यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब भाग रहे या गुना रहे तो आप वहां पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो यहां पर लिखे हैं के सी बराबर लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये? लिखो। इस चैप्टर का कैलकुलेशन हार्ड होता है, उस हार्ड कैलकुलेशन में हम आपकी अब कुछ मदद कर रहे हैं। और इस बात को आप यहां भी और बाकी कहीं बाकी जगह पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे का टर्म बाद में करेंगे।
फिर से अब कुछ कैलकुलेशन से संबंधित कुछ रफ काम करते हैं, जिसको लिखना आपको नहीं है, सिर्फ समझना है, और यदि लिखना चाहेंगे तो बाद में लिख लीजिएगा। हो गया लिखा हुआ? चलिए कुछ रफ वर्क देखिए। 10 का पावर -2 को ही हम लिख सकते हैं 1/10 का पावर 2, उसी को हम लिख सकते हैं 1/100, हाँ या ना? चलिए, प्लस 10 का पावर -5 बराबर कितना होगा? कितना लोग इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं? खड़ा होके बोलिए कितना होगा? अच्छा छोड़ो इसको, 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -2, ये कितना होगा? 10 का पावर -4। अरे भाई बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन नहीं बदलेगा, खाली प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यही ना होगा? अच्छा ये बताइए, 10 का पावर -2 और गुना 10 का पावर -5 रहता तब आंसर क्या होता आपका? 10 का पावर -7, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे आप? यहां पर तो गुना नहीं है, यहां जोड़ है। आप क्या क्या आप इस कैलकुलेशन को करने में सक्षम हैं? कर सकते हैं आप? कीजिए तो जोर जोर बताओ तो कैसे, चलो रफ रफ पेज निकालो सब, इस जोर को करो तनी, देखें तुम लोग जोरो घटाओ जानता है कि नहीं। जल्दी से करो, फटाफट करो तो। 10 का पावर माइनस, पगला गए क्या जी आप लोग? 10 का पावर 100 होगा, 100 पावर -4 होगा। सब समझ रहे हैं, कितना बुरी तरह उलझे हो तुम, तरी देखो जोड़ में। और हमको लगता है कि यहाँ पर उपस्थित एक भी आदमी ऐसे नहीं है जिनको ये पता है कि इसका जोड़ कैसे बनेगा। उनको पता नहीं चल रहा है, करें क्या? आपको कोई नियम ही नहीं पता है, और यदि कोई है तो बोर्ड पर आइए। देखो तुम सुनो, इधर इधर हमारी बात सुनो। 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -5, इसका रूल जानते हो कि बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये जानते हो इसलिए तुमसे बन गया। तुम 10 का पावर -2 अब भागा 10 का पावर -5 रहता ना, तो इसका भी रूल जानते हो। इसका रूल ये है कि ये बट्टा बट्टा में है 10 का पावर -5, ऐसे ही है ना? ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा गुना 10 का पावर +5, ये ऊपर जाकर नहीं हो जाएगा 10 का पावर 5। अब आप पावर को जोड़ दीजिए, पावर जोड़िएगा तो +5 और -2 यानी 10 का पावर 3। तो आप इस सब का नियम जानते हैं, लेकिन आपको इसका नियम पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि यदि पता रहता ना तब तक जवाब मिल जाता। आप सच्चाई अभी ये है ना कि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि ये कैलकुलेशन हम करें कैसे। आप आज तक कभी आप सीखे ही नहीं शायद, जहां तक हम सोच रहे हैं आपको आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप पागल की तरह कुछ छो बोले जा रहे हैं। है कोई ऑनलाइन वाले लोग? लाइव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बताइए हैं? 10 का पावर -10, ले सुनो, सुन रहा है रे? सुना? घोर आश्चर्य। अब बताओ, तुम्हारे मैथ के टीचर से जाके मिल के बोले कि बताइए इसका ये हाल है, तुम्हारा हाल तो बेहाल कर देंगे मारते मारते। मारते रहे कि नहीं? नहीं मारते हैं, तब ही दशा है कि। तो क्या अब हम बताएं? तनी जाओ तुम लोग तो। अच्छा लाज लगा कि नहीं सो बताओ। नहीं लगा? अरे बेलज कहीं का, मतलब बन भी नहीं, जोर नहीं बन रहा है, साधारण जोर है, नहीं बन रहा है, कहा लाजो नहीं लगा। चुट्टा कहीं का, इधर देखो, बकलोल। यहां देखो, इसका आंसर होगा 10⁻²। और आपको सुन के बड़ा घोर आश्चर्य लगा होगा, ये क्या ना हो गया।
जना भी हुआ है होगा एकदम सर गलत है, इतने इतने जोर दिया, ये 10 का पावर माइनस 2 रह गया, तुम हम ही को गलत साबित कर दोगे। चलो अब हम अपने आप को सही साबित करते हैं। अब सुनिए, अब आप में से कोई कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ दिमाग आपको अभी लगाना नहीं है, जो हम कहें बस आप उस पर सोचिए। पहले सुनिए आप, इसका आंसर एग्जैक्ट इतना नहीं होगा, लगभग 10 का पावर माइनस 2 ही इसका आंसर होगा, और वो हम थोड़ी देर में साबित करेंगे। लेकिन पहले आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बात सुनिए। यदि इस चैप्टर में कैलकुलेशन हार्ड आएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। यदि आप दो संख्या को जोड़ रहे हो या आप दो संख्या को घटा रहे हो, ठीक है, जैसे 2 + 4 किया तो कितना आएगा 6। अच्छा 2 - 4 किया तो कितना आएगा -2। तो जोड़ घटाओ तो खूब करना पड़ेगा आपको यहां। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि जब आप दो संख्या को जोड़ घटाव कर रहे होंगे और दोनों संख्या में 100 गुना का अंतर हो, तो आप बड़ी संख्या को डायरेक्ट लिख दिया कीजिए, छोटी संख्या को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2 और 10 का पावर -5 में बताओ कितना गुना का अंतर है, ये कितना। अच्छा पहले ये बताओ, ये बड़ा कौन है, ये या ये? 10 का पावर -2 बड़ा है। कितना बड़ा है? ले, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितना गुना बड़ा है रे? इसमें सुनो, इधर सुनो सुनो, इसमें कितना से गुना कर दें कि उतना हो जाए? इतना दुर्दशा किए हुए तुम अपना मैथमेटिक्स में। इसमें 1000 से गुना कर दो, 1000 यानी 10 का पावर 3 से गुना कर दो, 10 का पावर 3 से गुना करेंगे नहीं हो जाएगा 10 का पावर -2। यानी ये जो संख्या है ना 10 का पावर -2, ये 10 के पावर -5 से 1000 गुना बड़ा है। और अभी तुरंत हम आपको बोल रहे हैं कि 100 गुना का अंतर है, तो आप इग्नोर कर दीजिए, यहां तो 1000 गुना का अंतर है। यानी ये आंसर आएगा लगभग 10 का पावर -2। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, हमको लगभग नहीं, हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। चलिए तो अब हम आपको सिखाते हैं कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनिए, अब इस चीज का कैलकुलेशन आप नहीं जानते हैं, आप इसको नोट करके बाद में लिख लीजिएगा। पहले देखेगा इधर, पहले तो ये बोला गया कि 100 गुना का अंतर हो तो निगलेक्ट कर देना, बड़ा को लिख देना, छोटा को जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो हम डायरेक्ट कितना लिख दिया आंसर 10 का पावर -2। हमको आया ना 10 का पावर -2 आंसर। अब देखो कैसे इसका कैलकुलेशन होता कैसे है। 10 का पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 का पावर -2। बोलो न रे, हाँ ने बोलो न, औंघाइल कहीं का। अब बीच में क्या साइन है, प्लस। 10 का पावर -5 है, 10 का पावर -5 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -3। लिख सकते हैं ऐसा। अब दोनों में देखो 10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -2 कॉमन हो जाएगा, तो 10 का पावर -2 ले लो कॉमन। यहां कितना बचेगा? 1। यहां बचेगा ना 1, तो यहां कितना बचेगा 10 का पावर -3। तो यहां बीच में क्या प्लस ना लगेगा? आप जोड़ न रहे हैं, प्लस 10 का पावर -3। अच्छा ये बताइए कि 10 का पावर -2 इंटू 1 प्लस 10 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 का पावर 3, और 1/10 का पावर 3 को लिख सकते हैं 1/1000। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? और यदि आप 1/1000 करेंगे ना, तो यह आएगा 0.001। इसको जब आप 1 में 1000 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 0.001। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -2 गुना 1 प्लस 0.001। ऐसा लिखेंगे कि नहीं? अच्छा 1 में इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बराबर में 10 का पावर -2 गुना 1.001, और 1.001 को हम लोग लगभग 1 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर -2 गुना 1 बराबर 10 का पावर -2। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? आंसर वही ना आया, खाली एग्जैक्ट आंसर आया 1.001 गुना 10 का पावर -2। या इसी को तो हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 का पावर -2 या 10 का पावर -2। तुम सोचा भी नहीं होगा कि कैलकुलेशन इतना जटिल तरीके से होगा, सोचा था?
अब तुमको लग रहा होगा कि आज जिंदगी में तो आज पहली बार सीखवे किए हैं, आज तक तो कोई बताया ही नहीं। क्या इससे पहले इस तरह का कैलकुलेशन किया था? किया जरूर होगा। 12th तक 11th तक के सफर में कहीं ना कहीं कहीं कोई ऐसे टीचर तो मिले होंगे जो इसको बताए होंगे। नहीं बताए थे? ठीक है, तो हम अब आज से जोड़े घटाव सिखाएंगे। लिखो, उतारो। चलो चलो, कोई बात नहीं, तुमको नहीं आता था तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है। थोड़ा अलग टाइप का जोड़ था तो आप थोड़ा उलझे, आप परेशान मत होइए, आप अब सीखे ना आप, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक मिनट और, एक मिनट और। यदि यहां पर प्लस नहीं होता, माइनस होता, तो यहां, तो यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता। एक में इस छोटी सी संख्या को घटा दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक पर आंसर आएगा 0.9999 समथिंग, फिर भी तो वो एक ही है। इसीलिए ना आपको बोले, इसीलिए आपको बोले कि 100 गुना से ज्यादा का अंतर हो ना तो जोड़ घटाव में उसको इग्नोर कर दीजिए, बड़ा संख्या को डायरेक्ट लिख दीजिए, उसको जोड़ घटाव करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि 10 का पावर -2 -10 का पावर -5, तो आप इसको ये सब कर कैलकुलेशन मत कीजिए, आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसका आंसर होगा 10 का पावर -2, क्योंकि यह एक बहुत छोटी संख्या है, यदि हम उसको उसमें घटा दें या जोड़ दें उससे उसके वैल्यू पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो इसी प्रोसेस से निकलेगा। समझा रे कालिया? बहुत सीखेगा, अभी बहुत सीखना है तुमको। देखता है फिल्टर होके एक से एक कमी तुम्हारी निकल रही है। तुम खाली लजाना नहीं, शर्माना नहीं। लाज तो लगता नहीं है। आते हैं सब मैथ वाले टीचर को बोलेंगे कि सब सिखाया कीजिए बच्चे को, इहो सब नहीं आता है। सब कुछ जितेंद्र सर के भरोसे आए थे सीखने के लिए। पढ़ना है क्या इंग्लिश? इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश तो और खतरनाक पढ़ा सकते हैं। पढ़ाते काहे नहीं? तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने का तो मेरे पास समय नहीं है अब, इंग्लिश पढ़ा है। देखो, साइंस का टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता है, लेकिन इंग्लिश के टीचर का औकात नहीं है कि साइंस पढ़ा दे। आप फाल मार सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। हम अपना कभी इंग्लिश का कॉपी दिखाएंगे, हम बहुत बढ़िया इंग्लिश पूरा ग्रामर, लिटरेचर नहीं पढ़ा सकते हैं तुमको, ये एक सच्चाई है। लिटरेचर हमसे नहीं होगा, ग्रामर पढ़ा सकते हैं, जिस लेवल पर पढ़ोगे पढ़ा देंगे, लेकिन लिटरेचर में दिक्कत है। लिटरेचर हम लोग उतना नहीं जानते। लिटरेचर में क्या दिक्कत है? लिटरेचर पढ़ाने में बढ़िया बढ़िया का दिमाग हिल जाता है। अपने इंग्लिश के टीचर से जाके पूछिएगा ना, तब समझ में आएगा। खैर, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो उनका मैटर है, छोड़िए। ये लिख लिए, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ज्यादा थोड़ी है। कंसेप्ट, अरे पढ़ाया है तो कंसेप्ट नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। आप 12 लेवल पर क्या बहुत बहुत भारी है ग्रामर, क्या उसका? अब आप एसएससी लेवल पर जाएगा, यूपीएससी लेवल पर जाएगा, तब तो वो हमसे भी नहीं होगा, तो वो तो नहीं रहता था, हम इतना तो यूपीएससी नहीं निकाल लिए होते। हम एक बात कर रहे हैं कि हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं। हो गया, उतार लिए? चलो आइए, वापस आइए, इस तरह का काम कर लेंगे ना। तो ध्यान रखना, जोड़ और घटाव में छोटी 100 से 100 गुना से ज्यादा का अंतर है तो छोटी संख्या को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बड़ी संख्या को लिख दीजिए, लेकिन गुना और भाग में कभी इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आगे बढ़े, चलिए इधर देखिए, यहां से बताओ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के सी बटा सी। हम लोग जो बीपीएससी का एग्जाम दिए थे उसमें इंग्लिश भी था, लेकिन उसका इंग्लिश बहुत आसान था। 8 नंबर का क्वेश्चन था, 7 सही हुआ था, एक गलत हो गया था। केसी, अब शांत हो जाइए। किस जिसका जिसका मेन इंग्लिश होगा उसके लिए तो इंग्लिश लिटरेचर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। लिटरेचर हम लोग को नहीं पता है, लिटरेचर पर उतना ध्यान थोड़ी है, अब क्या है नहीं है वो टफ चीज है थोड़ा। जो नहीं होगा वो बोल देंगे नहीं होगा, बिना मतलब का अटपटांग झूठ फसांग हम नहीं बोलते हैं। केसी बाई सी बराबर क्या होगा? बोलो जल्दी। अल्फा स्क्वायर।
तो अल्फा बराबर क्या होगा, रूट अंडर के सी बाई सी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस स्टेप में दिक्कत तो नहीं है, उतारिए। केसी वैसे मत लिखा करो, केसी केसी ऐसे लिखा करो। लिखिए फटाफट लिखिए तो। सत्यम कुमार बोल रहे हैं कि सर बहुत हार्ड, सत्यम कश्यप बोल रहे हैं कि सर बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड नहीं है, आज ही भर थोड़ा ये आपको परेशान करेगा, अगला दिन से हल्का हो जाएगा। और हार्ड क्या है, हार्ड आप इसको कह रहे हैं क्या, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। क्या लिख चुके हैं आप यहां तक, अब साथ साथ लिखिएगा तो। बताओ, अल्फा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर के सी बटा रूट अंडर सी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, के सी एक स्थिरांक है, कौन स्थिरांक, सम स्थिरांक। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटा के बराबर कीजिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो जैसे हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं कांस्टेंट यानी रूट अंडर के सी गुना 1/√c। तो फिर से तो वही बात आ जाएगा ना, बात समझ में आई। ये तो एक स्थिरांक है, तो इसको हम साइड करके बराबर को हटा के प्रोपोर्शनल कर दिए, तो ये हो गया अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c। अब कोई कहेगा कि नहीं हम उसी रूप में लिखना चाहते हैं, तो ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटा दो, कर दो बराबर, बराबर करोगे तो कांस्टेंट आएगा। वही कांस्टेंट क्या है, रूट अंडर केसी, नहीं रूट अंडर केसी। आई बात समझ में। अरे केसी भी एक कांस्टेंट है, रूट अंडर केसी भी एक कांस्टेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस समीकरण को हम घेरते हैं, लिखिए आप भी। बस थोड़ा देर और झेल लीजिए, तो फाइनल फाइनल बात आने वाली है। इस समीकरण से एक बात पता चलता है कि सांद्रण अधिक तो अल्फा कम, और सांद्रण कम तो अल्फा अधिक। इस बात का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, एक बर्तन में CH3COH है, एक बर्तन में CH3COOH है। ये पहले टूटता था 100 गो में एगो या 2 गो, इसका मतलब बहुत कम टूटता था। हम चाहें तो इसके वियोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो 10 गो को तोड़वा सकते हैं, अभी 2-3 गो ने टूट रहा था। इसके सांद्रण को यदि हम कम कर दें, सांद्रण कम तो अल्फा अधिक, इसके सांद्रण को यदि हम कम कर दें तो 100 में जो 2 गो टूट रहा था, हो सकता है कि 100 गो में अब 10 गो टूटने लगे। तो बताइए इसका सांद्रण कम कैसे होगा, थोड़ा पानी मिला देंगे, पानी मिला देंगे तो सांद्रण कम नहीं हो जाएगा। अरे भाई, मोल सेम रह जाएगा, विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। किसी भी विलयन को पानी मिलाकर पतला करना, यही प्रोसेस तनु कहलाता है, तनुता। किसी विलयन को तनु कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि पानी मिलाकर उसको पतला पतला कर रहे हैं, सांद्रण को घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, सांद्रण को घटा रहे हैं। अब समझ में आया कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाइएगा इसका सांद्रण घटता जाएगा, जैसे जैसे सांद्रण घटता जाएगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ता जाएगा। यही तो ओस्टवाल ने कहा, ओस्टवाल ने यही कहा, यही नियम दिया। उन्होंने कहा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा सांद्रण के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सांद्रण अधिक तो अल्फा कम, सांद्रण कम तो अल्फा अधिक। इसका मतलब है कि दुर्बल वैद्युत जैसे CH3COOH ये है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये 2 गो या 3 गो टूटेगा, ये स्थिति और परिस्थिति को देख के टूटता है। सांद्रण ज्यादा रहेगा तो कहेगा हम नहीं टूटेंगे, कम टूटेंगे। सांद्रण कम रहेगा तब ये ज्यादा टूटेगा, तनी और पानी मिला देंगे और टूटेगा, और पानी मिला देंगे और टूटेगा, और पानी मिला देंगे और टूटेगा। और यदि इसको इनफाइनाइट वॉल्यूम तक हम यदि पानी मिला दें तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और अल्फा का मान 1 हो जाएगा। लेकिन क्या आप इनफाइनाइट वॉल्यूम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए अल्फा का मान 1 हो सकता है कब, जब इसको अनंत तक तनु कर दिया जाए या इसके आयतन को अनंत कर दिया जाए, तब ऐसा संभव है।
लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये कॉपी कलम पर संभव है, पूछने के लिए संभव है, क्वेश्चन संभव है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप वॉल्यूम को अनंत कर दीजिएगा, आप या क्या अनंत का कोई कंसेप्ट होगा? अब समझे क्या है नियम? तो क्या आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं? यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात अभी और है। सुनिए अब, आप याद कीजिए सांद्रण बराबर होता है N/V। आप ये पढ़े थे? अरे भाई मोलरता, विलय का मोल बटे विलियन का आयतन होता है ना। तो बताइए यहां से हम लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी रूट अंडर N/V लिख सकते हैं, क्योंकि N बराबर होता है सॉरी C बराबर होता है N/V, जहां पर N विलय का मोल है यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मोल, अभी विलियन का आयतन। अब बताइए इसी को लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली, दोनों सेम सिंबल है, ध्यान रखिएगा ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संकेत है। तो ये हो जाएगा 1/√N/√V। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं? अच्छा इसी को हम ऊपर करके लिखें तो गुना करके लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V बटा √N। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा यदि मान लीजिए कि N को स्थिर कर दिया जाए, विलय के मोल को स्थिर कर दिया जाए, मतलब हम विलियन में CH3COOH की मात्रा को न बढ़ाएं न घटाएं, तो विलय का मोल स्थिर हो जाएगा। तो विलय का मोल स्थिर हो जाए लेकिन हम वॉल्यूम को बदलें, वॉल्यूम को कैसे बदलेंगे? पानी मिलाते रहेंगे, विलियन का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, विलियन का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, अल्फा घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है या सांद्रण घटाने से अल्फा बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो निश्चित है कि सांद्रण अपने आप घट जाएगा। अरे पानी तो मिलाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और सांद्रण घटते जाएगा। बस हो गया, यहीं पर आके फाइनल स्टेटमेंट बनता है और फाइनल बात यहां निकलती है। इसका सीधा मतलब है कि अल्फा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के। समझे? समझ में आया रे? तो यहां से अब सुनिए नियम क्या है उसको सुनिएगा, यहां देखिएगा इन्होंने जो नियम दिया ना ओस्टवाल ने, ये दो रिलेशन से संबंधित है। एक रिलेशन है ये और एक रिलेशन है ये। और आप डरिए नहीं पढ़ाई लिखाई से और भागिए नहीं। 12th में आप आ जा रहे हैं, अब आपको खाली ऐसने ऐसने चीज मिलेगा। क्या समझे थे कि सब दिन दूसरे तीसरा वाला चीज चलता रहेगा? क्या समझे थे सब दिन जोर में दो जोर दुए आता है? कभी कभी 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻5 भी आता है और इसमें तुम्हारा दिमाग खराब होता है। समझे? तो अपने आप को ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है। पढ़ाई करिएगा तभी उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे? फायर है अपन। हाँ सुनो इधर, तो इसका नियम जो इन्होंने नियम दिया, सुनिएगा ध्यान से। क्या नाम है इनका? ओस्टवाल ने जो नियम दिया, उन्होंने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिए। एक बार हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर हिंदी में बोलेंगे, लिखा के छोड़ देंगे। उन्होंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to square root of concentration and directly proportional to square root of volume. This statement is called Ostwald dilution law of weak electrolytes. हिंदी में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा सांद्रण के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा आयतन के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है। इस कथन को ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम कहते हैं। और सुनिए इतना बात यदि आप कुछ नहीं समझे ना तो खाली इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे CH3COOH में, वैसे वैसे इसके टूटने का रेट बढ़ता चला जाएगा। जो पहले 2 गो 3 गो टूट रहा था, पानी मिलाते जाएंगे 10 गो 20 गो 30 गो 40 गो टूटते चला जाएगा। और इसका 12th में बहुत ज्यादा जरूरत है ना, जब आप कंडक्टेंस पढ़ेंगे तब। इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं तो छोड़ने वाला चीज रहता तो इतना भारी पढ़े हुए नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का लेवल क्या है वो हमको पता है। इसीलिए आप इसको लिख लीजिए। यहां तक पहुंचे? स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिख के आज छोड़ दीजिए।
मजा आया पढ़ के? टॉपिक बहुत मजेदार है यदि तुमको समझ में आया तो। और जिसको समझ में नहीं आया उसको तो लगता होगा कहाँ आप फंसे हैं। तो नो, 2 फरवरी से 12th स्टार्ट हो रहा है, वहां से एकदम बेसिक से चलेंगे। वहां से आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी आप बीच में आके बैठे होंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी होगी क्योंकि बैच काफी पीक लेवल पर चल रहा है। लेवल बहुत हाई है यहाँ केमिस्ट्री का। अभी मतलब अभी के दौर में जो चल रहा है वो। तो प्लीज आप इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे यदि आप नए हैं तो। और नहीं तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ लीजिए, काम देगा। कल से पीएच वाला सारा चीज स्टार्ट होगा। आज का थ्योरी खत्म हुआ। लिखिए तो। दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा सांद्रण के वर्गमूल का सांद्रण के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रभास कुमार, कुछ दिन से आप कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास 10th का कार्बन और इट्स कंपाउंड पढ़ा दीजिए। तो हमको लगता है कि आपको जानकारी नहीं है। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th का चीज़ है। हालांकि आप तो लिख ही रहे हैं कि 10th का है, सॉरी। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि 10th का क्लास हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये लेक्चर आपको नहीं दे सकते चूँकि टाइम का बहुत अभाव है। 11 12th बीएससी और आईआईटी मेडिकल वाले को हम पढ़ाते हैं, तो उसमें दिमाग अभी उस पर हम नहीं ले जा सकेंगे। आप आपको कोई सोर्स हो कोई दूसरा तो आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। लिखेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा, ये पूरा हुआ स्टेटमेंट लिखे पूरा, एक बार मिला लीजिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा सांद्रण के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा विलयन के आयतन के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है। विलयन के आयतन, विलयन के आयतन के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है। विलयन के वर्गमूल का सीधा समानुपाती होता है। इस कथन को, इस कथन को ओस्टवाल के तनुता का नियम कहते हैं। इस कथन को ओस्टवाल के तनुता का नियम कहते हैं। बस 30 सेकेंड और आपका हम टाइम लेंगे, यदि आपका ये लिखा हुआ हो गया हो तो। हो गया लिखा हुआ? एक चीज देखिए इधर। एक बर्तन में पानी है, दूसरे बर्तन में भी पानी है। एक बर्तन में NaCl है, एक बर्तन में CH3COOH है। यदि आप इसमें पानी डालेंगे तो इस विलयन में आयन की मात्रा ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही 100% टूटा हुआ है। लेकिन इसमें यदि आप पानी डालेंगे तो इसमें आयन की संख्या, कुल आयन की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि ओस्टवाल के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम इसको तनु करेंगे वैसे वैसे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। जो पहले 2 टूटा हुआ होगा वो हो सकता है 3 टूट गया हो, 4 टूट गया हो। जितना पानी मिलाते जाएंगे उतना ज्यादा टूटता जाएगा। इसी सिद्धांत पर आधारित आगे का आपका पूरा चैप्टर है। इसको हम लोग आगे करेंगे। इस नियम से संबंधित कुछ बातें अभी रह गई है जिसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आइए कल। कंटिन्यू रहिएगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभास कुमार बोल रहे हैं कि सर बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं भाई, बुरा क्यों लगेगा? आप पढ़ाने बोले हैं हमको, इसमें बुरा लगने की क्या बात। टाइम रहता तो हम पढ़ा भी देते।